हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज के रिवीजन का हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बांटा गया है, क्लियरली सारे पावर को बांट दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स ऑल पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जुडिशियल पावर नहीं बोला गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर बांट दिया गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में। यहाँ पे जुडिशियल पावर का कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है हमारे संविधान में जो कहाँ पे डील किया गया, तो आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक जो हमारे संविधान का पार्ट 11 में है, डील्स विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देयर आर 4 एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन के 4 एस्पेक्ट हैं। क्या क्या? टेरिटोरियल एक्सटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड और सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। ये 4 एस्पेक्ट हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, सेंट्रल और स्टेट का जो कानून है उसका कहाँ पे वो लागू होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया के लिए या फिर इंडिया के कई खास टेरिटरी के लिए कानून बना सकता है, जबकि स्टेट जो है अपने स्टेट के टेरिटरी के अंदर ही बना सकता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 लिस्ट के आधार पे होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का जो थ्योरी हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम इन विच यूनियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। यूनियन लिस्ट उसमें वो सब्जेक्ट होता है जिसपे यूनियन का मतलब कि केंद्र का स्पेशल अथॉरिटी होता है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होता है, सिर्फ उसी का पावर होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, आर्म फोर्स, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, फॉरेन ट्रेड, ये सब डील करता है। स्टेट सब्जेक्ट में जो होता है एक्सक्लूसिवली स्टेट का पावर होता है उस पर। इसमें क्या क्या होता है? तो प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सब होता है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? इंक्लूडिंग क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर। कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है? तो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, याद रखिएगा मैरिज और डाइवोर्स जो है कंकरेंट लिस्ट में। इकोनॉमिक्स एंड स्पेशल प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स, एजुकेशन भी जो कंकरेंट लिस्ट में है। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी कंकरेंट लिस्ट में। फैमिली प्लानिंग, ये भी कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। इस पे जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कानून बना सकता है, लेकिन यदि दोनों में कोई मतलब डिफरेंस हो तो फिर सेंटर का जो कानून है वो इसमें मतलब कि माना जाएगा कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। एक यहाँ पे रेसिडुअरी पावर होता है। रेसिडुअरी पावर किसको बोलते हैं? तो जो इस तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, जैसे ये तीनों लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट यदि मेंशन नहीं है, कोई नया सब्जेक्ट आता है पार्लियामेंट के सामने या फिर जनता के सामने, तो उस पर कानून बनाने का हक जो है यूनियन गवर्नमेंट के। तो याद रखिएगा रेसिडुअरी पावर जो है गवर्नमेंट के फेवर में करता है, यूनियन गवर्नमेंट को मिलता है। मतलब कोई ऐसा नया कानून, मतलब नया सब्जेक्ट जिस पे कानून नहीं बना या फिर इस तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पे जो पावर किसको कानून बनाने का? तो यूनियन गवर्नमेंट को है। पहले का जो था वायसराय के पास था, पहले जो था ये पावर वायसराय के पास था। रेसिडुअरी लिस्ट का पावर जो था वायसराय के पास था, ठीक है। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। तो स्टेट फील्ड में पार्लियामेंट का क्या लेजिस्लेशन है? तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट वाले पे भी केंद्र जो है कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट पे तो बनाता ही है, कंकरेंट लिस्ट पे तो बनाती है, स्टेट वाले पे भी बना सकता है। कैसे? उसके लिए एक प्रोसीजर है। राज्यसभा जो एक रेजोल्यूशन पास करेगा 2/3 मेजोरिटी से। राज्यसभा जो है 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगा और बोलेगा कि एक नेशनल इंटरेस्ट में, मतलब कि हम जो करने जा रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट में, तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर राज्यसभा जो है 2/3 से मेजोरिटी से पास करके स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट बनवा सकता है यदि राज्यसभा पास कर दे तो। इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट जो है सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के कानून बनाता है। फाइनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट इफ 2 और मोर स्टेट कैन ज्वाइंट रिक्वेस्ट टू डू सो। तो 3 केस में बनाता है। कैसे कैसे? आर्टिकल 249 में बताया गया है कि राज्यसभा यदि 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देता है तो कानून बनाएगा, मतलब कि केंद्र जो है इस हकदार हो जाता है कानून बनाने का स्टेट लिस्ट में। दूसरा, इमरजेंसी के समय बना सकता है पार्लियामेंट कानून। और तीसरा कब? जब दो या दो से अधिक स्टेट आपस में मिल करके केंद्र से रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए आप कानून बना दीजिए इस सब्जेक्ट पे, तो उस केस में बना सकता है। लेकिन वो जो कानून बनेगा वही 2 स्टेट पे लागू होगा, मतलब कि जितना स्टेट मिल करके बोला था उसी स्टेट पे लागू होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 252 में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 से 63 तक डील किया गया है। पार्ट 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द एग्जीक्यूटिव पावर इज को एक्सटेंसिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, विच मीन्स दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड डील ऑल मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात किया सेंट्रल स्टेट का। इसमें कहा गया है कि हमारा संविधान जो है इस बात पे बेस्ड है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव मतलब कि दोनों को मिला जुला कर चलना है ना, कोऑपरेट करके चलना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर के साथ को एक्सटेंसिव, मतलब कि जितना लेजिस्लेटिव पावर उतना ही एग्जीक्यूटिव पावर। तो हम लोग जैसे पढ़े ना कि लेजिस्लेटिव पावर कहाँ है, तो सेंटर का पूरे देश में है, स्टेट का अपने स्टेट में। तो एग्जीक्यूटिव पावर भी सेंटर का पूरे देश में होगा और स्टेट का अपने स्टेट में होगा। तो यह बताया जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर जो है
को एक्सटेंसिव है लेजिस्लेटिव पावर के साथ, ठीक है। तो जितना लेजिस्लेटिव पावर उतना ही एग्जीक्यूटिव पावर हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच मीन यूनियन एग्जीक्यूटिव या स्टेट एग्जीक्यूटिव कैन डील विथ ऑल मैटर्स इन विच पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मतलब कि कानून बना सकता है, तो मतलब कि हर उस बात पे एग्जीक्यूटिव मतलब कि एग्जीक्यूट करना मतलब कानून को फॉलो करवाना, ठीक है। तो जो कानून को बना सकते हैं उस कानून को फॉलो करवाने का हक सेंटर और स्टेट दोनों का है। आर्टिकल 257 में क्या बताया गया, प्रोवाइडेड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शॉल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड यूनियन में इशू नेसेसरी डायरेक्शन इन दैट रिगार्ड एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेलिवेंट मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 257 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शॉल बी सो एक्सरसाइज, हर एक स्टेट अपना एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से यूज करेगा, ठीक है। स्टेट जो है अपना एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से यूज करेगा यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर पे कोई हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। मतलब कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर पे कोई हार्म ना पहुंचाए। स्टेट जो है अपना एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से डील करेगा कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर पे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और यूनियन जो है यदि ऐसा होता है तो यूनियन एक नेसेसरी डायरेक्शन इशू करेगा, किस लिए, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए। मतलब कि यदि पहले तो दोनों का अपना स्टेट बट गया, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब बताया जाए कि स्टेट जो है अपना एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से यूज करेगा कि यूनियन के जो क्षेत्र है उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और यूनियन को बोला गया कि आप अपना क्षेत्र इस तरीके से यूज करेंगे कि स्टेट को कोई दिक्कत ना हो। और यदि आपको स्टेट को कोई दिक्कत, जैसे रेलवे यदि बिछाया जाता है तो स्टेट में ही बिछाएगा ना, ज़मीन तो स्टेट ही देता है, ठीक है। तो यही बताएगा कि यदि नेशनल इंपॉर्टेंस में कुछ करना हो तो आप स्टेट को पहले एडवाइजरी मतलब कि एक नोटिस जारी कर सकते हैं कि नेसेसरी डायरेक्शन जारी कीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि यूनियन में स्टेट नेसेसरी डायरेक्शन, यूनियन जो है यानी केंद्र जो है एक नेसेसरी डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट को, किस लिए, तो रेलवे के लिए, कम्युनिकेशन के मेंटेनेंस के लिए, नेशनल या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट के लिए। द सेंटर एक्वायर्स कंट्रोल ओवर स्टेट थ्रू फीचर्स लाइक गवर्नर, सेंटर जो है कंट्रोल करता है स्टेट को गवर्नर के सहारे। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज तीन होते हैं, IAS, IPS और IFS, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। वन सेवा, न कि विदेश सेवा, फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, जंगल वाला, वन वाला। तो सेंटर कैसे स्टेट पे डील करता है, ज़्यादा फीचर रखता है तो गवर्नर के सहारे, ऑल इंडिया सर्विस के सहारे, ग्रांट इन एड यानी कि पैसा देता है। ग्रांट का मतलब हुआ, ग्रांट और लोन में अंतर क्या होता है, लोन को चुकाना पड़ता है, ग्रांट को चुकाना नहीं पड़ता है। ग्रांट इन एड मतलब सेंटर जो है स्टेट को कुछ ऐसा पैसा देता है कि उसको लौटाना नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट कैन अलोन एडजुकेट इन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, फिर दो स्टेट के बीच में यदि रिवर डिस्प्यूट हो तो पार्लियामेंट ही सिर्फ उस पर कानून बना सकती है, कोई स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 268 से 293 जो पार्ट 12 में है फाइनेंशियल रिलेशन से डील करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन से डील करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट कैन लेवी टैक्स ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे टैक्स लगा सकता है जो यूनियन लिस्ट में है। स्टेट उस सब्जेक्ट पे टैक्स लगाएगा जो स्टेट लिस्ट में है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड फॉलो, तो किस तरीके से टैक्स का बंटवारा होता है यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। कोई टैक्स है तो ऐसे होता है कि जो यूनियन लगाता है लेकिन वसूलता स्टेट है, कोई बहुत सारा टैक्स है तो ऐसे होता है कि जो स्टेट लगाता है लेकिन वसूलता केंद्र है, ठीक है। तो पहले हम उस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली यूनियन के पास है, मतलब ऐसा टैक्स जो सिर्फ यूनियन ही लगा सकता है। तो जैसे कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी सिर्फ यूनियन लगाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेज ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट इंडिविजुअल कंपनी, मतलब कंपनी का जो कैपिटल वैल्यू है उसका जो संपत्ति है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है। सर्विस टैक्स ऑन कैपिटल ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स, ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ लगाया जाता है यूनियन लिस्ट के तहत, ठीक है। मतलब इससे सिर्फ केंद्र ही लगा सकता है। टैक्सेस बिलोंग टू स्टेट एक्सक्लूसिवली, जो स्टेट को बिलोंग करता है, तो लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प ड्यूटी, उसके बाद फिर सक्सेजन ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, टैक्सेज ऑन पैसेंजर एंड गुड कैरिड ऑन इनलैंड वाटरवेज, यदि इनलैंड वाटरवे पे यदि कोई पैसेंजर या फिर सामान ढोया गया उस पर जो टैक्स लगाना, बिल्डिंग पर टैक्स, लैंड पर टैक्स, मिनरल पर टैक्स, एडवर्टाइजमेंट पर टैक्स, लग्जरी और ये सब आइटम पर टैक्स, ये सब स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अब है ड्यूटी लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, तो यहाँ पे बताया गया कि यूनियन के द्वारा लगाया जाता है लेकिन कलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा। कौन कौन है, तो स्टाम्प ड्यूटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, ठीक है। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है जैसे अल्कोहल हो गया तो ये लगाया जाता है केंद्र के द्वारा लेकिन वसूला जाता है स्टेट के द्वारा, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी हो गया, लगाया जाता है केंद्र के द्वारा, वसूला जाता है स्टेट के द्वारा। टैक्सेज लेविड एज वेल एज कलेक्टेड बाय यूनियन, तो टैक्स जो है जो लगाया भी जाता है केंद्र के द्वारा, कलेक्ट भी किया जाता है यूनियन के द्वारा, बट असाइन टू स्टेट, लेकिन उसको फिर वसूल करके स्टेट को दे दिया जाता है, ठीक है।
तो उसमें क्या क्या है, तो सक्सेजन टू प्रॉपर्टी का सक्सेजन मतलब कि जब कोई ज़मीन बेचता है तो उसमें जो टैक्स लगता है रजिस्ट्री करवाने में, वो पैसा सेंटर वसूलता है, सेंटर लगाता है, लेकिन पैसा जो है दे दिया जाता है स्टेट को। अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तब स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, टर्मिनल टैक्सेज ऑन गुड और पैसेंजर कैरिड बाय रेलवे पे जो पैसेंजर मतलब रेलवे पे जो मतलब कि वसूला जाता है टैक्स, ठीक है, रेलवे के द्वारा सामान ढोने या पैसेंजर ढोने में, तो उसको जो अभी आप टिकट कटाइएगा है ना, तो उस पर लिखा रहता है जीएसटी स्टेट टू, जिस स्टेट में आप मतलब कि जिस स्टेट से टिकट कटवाए हैं और जिस स्टेट में जाना है, और दोनों के बीच में नाम लिखा रहता है कि जीएसटी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, इस तरीके से लिखा रहता है। आप रिजर्वेशन टिकट कटाइए तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है एयर और सी टैक्सेज और रेलवे फेयर्स एंड फ्रेट एंड सो ऑन, ठीक है। टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो टैक्स जो है लेविड के मतलब कि लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा और बांटा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था कि दे दिया जाता है, असाइंड टू, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जितना भी होता है उसको इसमें बांटा जाता है। ड्यूटी ऑफ एक्साइज एज आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एक्सेप्टिंग मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन में ऑल्सो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ये पार्लियामेंट बाई लॉ सो प्रोवाइड, ठीक है। तो यदि पार्लियामेंट चाहे तो और भी कोई सब्जेक्ट को इस तरीके से जोड़ सकती है, जैसे यहाँ पे जोड़ा हुआ मेडिसिन वाला फिर या फिर अल्कोहल वाला जो जोड़ा गया है। तो और याद रखिएगा कि आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम पे फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाएगा, वित्त आयोग सेटअप किया जाएगा, और उसका काम क्या रहेगा फाइनेंस कमीशन का, तो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे हो उसको तय करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी जीएसटी आ गया है तो सारा टैक्स सब एक ही में हो गया है, तो जीएसटी मतलब कि जीएसटी से जो टैक्स आया है उसका बंटवारा कैसे हो इसको तय करने के लिए फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 280 ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 280 280, ठीक है। और तो आर्टिकल 280 के तहत क्या है, तो फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243I कैपिटल आई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नर के द्वारा स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है। स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। आर्टिकल 243I ये जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और 280 जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये फाइनेंस कमीशन सेटअप करने के लिए करता है किसको, प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है। तो ये था हमारा सेंट्रल और स्टेट रिलेशन पे वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।